वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ वो 2024 के अंदर आने वाली एक गोस्टबस्टर की थर्ड फ्रेंचाइजी की मूवी है। अब तक गोस्टबस्टर की फ्रेंचाइजी में कुछ दो मूवीज बहुत ज्यादा पुराने टाइम पे आई थी। उसके बाद में ये सीरीज कंटिन्यू हुई 2016 में, जिसका फर्स्ट पार्ट आया, देन 2021 में इसका सेकंड पार्ट आया और अभी 2024 में इसका थर्ड पार्ट आया था। अगर अभी तक भी आपने गोस्टबस्टर के ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो गाइज आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके जितने भी कैरेक्टर्स है वो पुरानी मूवी से लिंक्ड है। तो अगर आप पुरानी मूवी एक बार देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टोरीज तो सेम ही रहेगी। जहाँ पे गोस्ट होते हैं, गोस्ट बस्टर उन्हें पकड़ते हैं, बट जो कैरेक्टर है वो आपको बिल्कुल सेम मिल जाएंगे। तो कैसा हो कि एक हजारों साल पुरानी बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को कैद किया गया हो एक ब्रास के गोले में, और अगर उसे खोल दिया जाए तो वो पूरी की पूरी दुनिया को ही बर्बाद करना चाहे। इसके पीछे का आखिर रीजन क्या हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को ही बर्बाद करना चाहेगा? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम एक बार फिर से गोस्टबस्टर्स की दुनिया में चलते हैं। इस मूवी का नाम है गाइस गोस्टबस्टर फ्रोजन एम्पायर। मूवी की स्टार्टिंग 1904 के अंदर होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे मैनहट्टन की एक बिल्डिंग थी और पूरा फ्लोर बुरी तरीके से फ्रीज हो रखा था। जब काफी सारे सोल्जर्स अंदर जाते हैं तो उन्हें जगह फ्रीज होने के साथ में काफी सारे इंसान भी फ्रीज दिखाई देते हैं। सारे इंसान बिल्कुल जम चुके थे, कोई अपनी आंखें तक भी नहीं हिला रहा था। सिर्फ एक आदमी बैठा था जिसने एक ब्रास का पूरा कॉस्ट्यूम पहन रखा था और उसके हाथ में एक ऑर्ब था, एक गोला था और वो मूव कर रहा था। अच्छा हुआ कि वो टाइम पे गोला अपने आप बंद हो गया और तभी हम एक शैतान की आंखें देखते हैं, यानी कि इस ब्रास के गोले के अंदर एक शैतान को कैद किया गया है। जिसके बाद में टाइमलाइन यहाँ प्रेजेंट के अंदर दिखाई जाती है। 2021 के अंदर गाइस जो मूवी आई थी गोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ, उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स थे, उन्होंने भी उस वक्त एक गोस्ट को बचाया था और तभी से ये सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो लोग तब से अभी तक गोस्ट को ही पकड़ते हुए आ रहे हैं। हमें यहाँ पे एक फैमिली दिखाई जाती है, ग्रे, जो कि पहले इस फैमिली का मेंबर नहीं था, लेकिन अभी वो कैली का बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो वो फैमिली के साथ ही रहता है। ट्रेवर और फीबी कैली के बच्चे थे। ये सभी एक मिशन पे निकले हुए थे जहाँ पे इन्हें गोस्ट को पकड़ना था। अब जो फीबी थी गाइस वो अंडर एज थी, यानी कि वो 15 साल की थी और उसे गोस्ट पकड़ने वाली टीम के अंदर नहीं रखा जा सकता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खतरनाक वाले स्टंट कर रही थी। गाड़ी से बाहर निकल के अपनी जो प्रोटोन गन थी उसका इस्तेमाल कर रही थी, शहर को काफी ज्यादा तबाह भी कर दिया था। लेकिन सबसे अच्छी बेस्ट बात ये रही कि इन्होंने खुद के एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उस गोस्ट को कैप्चर कर लिया। न्यूज हर तरफ फैल गई थी और जो शहर का मेयर था, जिसे हमने पहले भी कुछ मूवीज में देखा था, जो कि गोस्टबस्टर्स के बिल्कुल अगेंस्ट था, वो एक अल्टीमेटम दे देता है कि अगर तुम लोगों ने ये सब चीजें बंद नहीं की तो गोस्टबस्टर कंपनी को ही बंद कर दिया जाएगा और तुम्हें आगे से काम नहीं दिया जाएगा। ग्रे और कैली दोनों ही अपने बच्चों के लिए माफी मांगते हैं और साथ ही में उन्हें ये भी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को काम पे नहीं रखेंगे, यानी कि फीबी जो कि अंडर एज थी उसे हटा दिया जाएगा। अब ये सब जब अपने घर आ गए थे तो फीबी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि इन सब के बीच में यही तय हुआ था कि फीबी जब तक 3 साल और बड़ी नहीं हो जाती, यानी कि 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक उसे इस टीम में नहीं रखा जाएगा। ये बातें उसे समझनी पड़ेगी। फीबी कहती कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और आखिर ये लोग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। पता चलता है कि ये लोग अपनी गोस्ट को लाके फायर हाउस, जो कि इनका एक हेडक्वार्टर्स था, उसके एक मशीन के अंदर डाल दिया करते हैं और ये लगभग 18 सेंचुरी से ऐसा कर रहे थे, यानी कि लगभग 200 साल से। अगर ग्रीन सिग्नल हुआ दैट मीन सारी चीजें नॉर्मल है। ये एक ऐसा जेल था जहाँ पे गोस्ट को रखा जाता था। जिसके बाद में सीन यहाँ डॉक्टर रे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इन्हें हमने लास्ट प्रीवियस मूवी में भी देखा था और साथ ही में इनके साथ वो लड़का है पॉडकास्ट, जिसका नाम है, जो कि लास्ट मूवी में भी था। ये दोनों ही मिलके पैरानॉर्मल चीजों को इकट्ठा किया करते थे। एक तरीके से पाउंड शॉप थी जहाँ पे सारे पुराने आइटम्स को कलेक्ट किया जाता था। अगर लोग किसी पैरानॉर्मल चीज से दुखी है तो भी वो यहाँ पे आ सकते हैं। एक तरीके से ये अपना एक शो चला रहे थे। फीबी और पॉडकास्ट तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जब फीबी यहाँ शॉप के नीचे बेसमेंट में आती है तो उसे मार्शमैलो वाले छोटे छोटे मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं। तो पॉडकास्ट कहता है कि आजकल तो ये बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए ना, जाने क्यों बस बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत स्वीट तो थे गाइस दिखने में, लेकिन थे तो गोस्टी। जिसके बाद में रे के पास एक लड़का आता है जिसका नाम नदीम था। वो अपनी ग्रैंडमा की कुछ चीजों को बेचने के लिए आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एंशिएंट थी। उसके लिए इनकी कीमत मात्र $50 थी। जैसे ही रे इन चीजों को देखना शुरू करता है तो उसके हाथ में वही ब्रास वाला ऑर्ब आता है, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो इसके ऊपर लिखी हुई एंशिएंट लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहा था और वो नदीम को पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाता है। रे जैसे इसे टेबल के ऊपर रखता है तो वो टेबल टूट जाती है और एकदम हर जगह ठंडक आ जाती है। बहुत ज्यादा फ्रोजन हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर से निकलने वाली स्पिरिट इस शहर के अंदर आ चुकी है। नदीम को तो पैसों से मतलब था, तो वो तो अपने पैसे लेके चला गया था। साथ ही में फायर हाउस के अंदर भी एक क्रैक आ गया था, जो कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। इस चीज की वो कंप्लेन भी करने वाले थे। जिसके बाद में सीन या ट्रेवर के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसे अपने कमरे के अंदर कुछ लीकेज दिखाई देती है। वो अपनी मॉम को भी कहता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम बड़े हो गए हो, ये काम खुद से कर सकते हो। इसी के कारण ट्रेवर खुद ही अपने एटिक के अंदर चला जाता है, जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा था। यहाँ पे ट्रेवर जैसे कचरे को हटाता है तो एक ग्रीन कलर का स्लाइमी सा मॉन्स्टर था, जिसे ट्रेवर के पकड़ने से पहले वो ट्रेवर के आर पार होकर यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पे इस पूरी फैमिली को कॉल आता है रे के यहाँ से कि तुम लोग प्लीज यहाँ पर एक बार आ जाओ। इसी के कारण ये लोग अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और फीबी को अपने साथ नहीं लेके जाते हैं। फीबी यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान थी। इसी के कारण पार्क में जाके चेस खेलने लगती है। पता चलता है कि उसके सामने
सामने जहाँ कोई भी नहीं बैठा था अपने आप ही चेस की छोटी छोटी गोटियां थी वो मूव करने लगी थी। तभी उसके सामने एक स्प्रिट आ जाती है, यानी कि गोस्ट आ जाता है और इस लड़की का नाम मेलोडी था। मेलोडी कहती है कि तू मुझे देख के डरी क्यों नहीं, जहाँ पे फीबी कहती है कि इसमें क्या दिक्कत है, मैं गोस्ट से बातें कर सकती हूँ, उनसे मिल सकती हूँ और मुझे उनसे डर नहीं लगता और तुम्हारी फ्लेम्स बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मेलोडी अपने बारे में बताती है जो कि जल के मर गई थी, उसकी 90% बॉडी जल गई थी, बस फेस ही बचा था और अभी वो अपनी फैमिली के पास में यानी कि आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही है। हिंदी के अंदर कहें तो उसे मुक्ति नहीं मिल रही है और वो इंसानों की दुनिया में अटक गई है। फीबी को अच्छा लगता है मेलोडी से मिलकर और मेलोडी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई इंसान पहली बार उससे डरा नहीं है। जिसके बाद में हम यहाँ पे एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम लार्स था। वो हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंचता है और यहाँ पे जितनी भी दरारें आई थी उन सब चीजों को चेक करने की कोशिश करता है। साथ ही में बाकी जो भी डॉक्टर्स थे, गोस्ट बस्टर के जितने भी बड़े बड़े पुराने साइंटिस्ट वगैरह थे, वो सब यहाँ पे आते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। इन लोगों ने फायर हाउस का एक नया हेडक्वार्टर्स बनाया था जहाँ पे सारे के सारे गोस्ट को ट्रांसफर किया जाना था और ये सारी चीजें कैली के डैड ने करी थी। गाइस, अगर आप लोगों ने गोस्ट बस्टर की पुरानी मूवीज देखी है तो आपको कैली के फादर के बारे में पता होगा, जो कि बहुत ही बड़े और अच्छे साइंटिस्ट थे। इन सब लोगों को टेंशन तो यहाँ पे रहने वाले जेल की हो रही थी कि आखिर इसमें हद से ज्यादा गोस्ट को भर दिया गया है और अगर वो ज्यादा ओवरलोड हो गया तो शायद चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जिसके बाद में अब ये सभी लार्स के बनाए हुए हेडक्वार्टर्स पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे और बाकी साइंटिस्ट भी थे और पता चलता है कि यहाँ पे अलग ही तरह की मशीन का इनोवेशन हो रहा है। एक ऐसी मशीन जिसके अंदर अगर किसी भी चीज को या पार्टिकल को रखा जाए तो उसमें से गोस्ट के पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है। वो एक अलग मशीन में जाती है और उसके बाद में चैम्बर्स में चली जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर था जहाँ पे गोस्ट को एक तरीके से जू की जैसे रखा जा रहा था, आंखों से उन गोस्ट को देखा भी जा सकता था। साथ ही में यहाँ पे ट्रेवर को अपनी पुरानी दोस्त लकी भी मिल जाती है। ये भी गाइस पुराने गोस्टबस्टर मूवीज की एक कैरेक्टर ही थी। हालांकि इस तरीके से गोस्ट को रखना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितनी भी शील्ड थी उनके ऊपर प्रोटॉन की लेयर लगाई गई थी, यानी कि वो प्रोटॉन इन सारे गोस्ट को बाहर निकलने से कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद में हम ग्रे को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि फीबी बहुत ज्यादा उदास है। इसी के कारण वो फीबी को मदद करने के लिए बुलाता है, लेकिन फीबी का मूड अभी भी ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि उसे बाकी सबके साथ में काम करना था। इसी वक्त फिर से एक मिशन आता है और बाकी सारे लोग चले जाते हैं जहाँ पे फीबी अकेली रह जाती है और उसे ही एक गोस्ट पकड़ने का काम मिल जाता है। तो फीबी पॉडकास्ट को लेकर ही उसी गोस्ट को पकड़ने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर लैब के अंदर अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जहाँ पे एक डॉल के अंदर से गोस्ट के पार्टिकल को अलग निकालना था। लार्स और लकी दोनों ही यहाँ पे काम कर रहे थे। जिसके बाद में अभी उसी ब्रास के ऑर्ब को रखा जाता है जो कि उस शॉप के अंदर बिकने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही उस गोले के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और रेस डाली जाती है तो यहाँ पे बहुत अलग ही तरीके की फ्रीक्वेंसी आ जाती है। सारी लाइट्स बंद हो जाती है। अगर लाइट्स बंद हुई तो प्रोटॉन की लेयर भी हट जाएगी और अगर प्रोटॉन की लेयर हटी तो सारे गोस्ट बाहर आ जाएंगे। कैसे तैसे करके लार्स अपने बैकअप को स्टार्ट करता है। अगर वो एक भी मिनट लेट हो जाता तो शायद अंदर यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे बाहर आ जाते, लेकिन सही टाइम पे बैकअप स्टार्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस ब्रास के बॉल को अभी तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए और बाकी सारे लोग आ जाएंगे तभी इसे चेक किया जाएगा या फिर इस पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसे चेक करवाया जाएगा। जिसके बाद में सीन यहाँ फीबी और पॉडकास्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे थे और यहाँ पे इन्हें गोस्ट को पकड़ने के लिए बुलाया था। ये गोस्ट और कोई नहीं बल्कि मेलोडी थी। तो यहाँ पे फीबी उसे बात करने लगती है और उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे ऐसे क्यों घूम रही हो, तुम चली क्यों नहीं जाती। जहाँ पे मेलोडी का कहना था कि उसे तो खुद यहाँ से जाना है, उसकी फैमिली दूसरे डायमेंशन के अंदर है, अगर वहाँ पे चली गई तो वो अपनी फैमिली से मिल जाएगी। यहाँ पे उसके हाथ में एक माचिस की तीली भी थी, एक तरीके से वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेलोडी अटकी हुई थी। फीबी उसे समझाती भी है कि ये वही ऑब्जेक्ट है और अब जब मेलोडी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी फीबी के साथ में तो फीबी उसे अपने साथ में फायर हाउस ले आती है जो पुराना वाला हेडक्वार्टर्स था। यहाँ पे वो उसे वही जेल दिखाती है जहाँ पे सारे के सारे गोस्ट को कैद किया गया था और भी ऐसे कई सारे सीक्रेट्स थे जो कि वो मेलोडी को बता देती है, जो कि उसे शायद नहीं बताने चाहिए थी। इतनी देर के अंदर फीबी को उसकी मॉम बुला लेती है। इसी के कारण मेलोडी यहाँ से गायब हो जाती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि मेलोडी जब रास्ते से जा रही थी तो पूरे रास्ते पे बर्फ जम गई थी और एक अननोन एंटिटी थी जो कि उससे बात कर रही थी और साथ ही में उसे काम करने के लिए भी कहती है। मेलोडी कहती है क्या मुझे इसी लड़की के सहारे ये काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मुझे मेरी फैमिली के पास पहुंचा दोगे दूसरे डायमेंशन में तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब था कि मेलोडी ने किसी से डील करी है। जिसके बाद में हम ट्रेवर को देखते हैं जो कि अभी एक पूरी तरीके से ट्रैप बना चुका था क्योंकि जो गोस्ट उसके एटिक के अंदर रह रहा था वो बहुत ज्यादा भूखा गोस्ट था। इसी के कारण वो गोस्ट कुरकुरे को देख के बाहर निकल गया था, लेकिन जैसे ही ट्रेवर उसे पकड़ पाता इससे पहले यहाँ पे बहुत जोर से शोर होता है और इस शोर के चक्कर में ट्रेवर वापस से उस गोस्ट को मिस कर देता है। पता चलता है कि जब उस गोले के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस जेल को किसी ने तोड़ने की कोशिश करी। अच्छा हुआ कि वो जेल टूटा नहीं और उसमें से गोस्ट बाहर नहीं निकले, लेकिन जल्द से जल्द इन सबको उन गोस्टों को बड़े वाले हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। साथ ही में अब इस ऑर्ब के बारे में भी बताया जाता है। सारे लोग लैब के अंदर पहुंच गए थे। लार्स बताता है कि इस ऑर्ब को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो ये ब्लास्ट कर रहा है, अगर इसके ऊपर आग डाली जा रही है तो हर चीज फ्रोजन हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है और अब इसे समझने के लिए उस इंसान के पास जाना पड़ेगा जिस इंसान ने तुम्हें ये दिया है। अब सारे लोग नदीम के पास में पहुंच जाते हैं। हालांकि नदीम
नदीम को बस पैसों से मतलब था। यहाँ पे इस वक्त ट्रेवर, लकी और लार्स पहुंचे थे। नदीम कहता है कि ये मेरी ग्रैंडमा का है, जो कि एक अलग ही तरीके के कमरे के अंदर मुझे मिला जब मेरी ग्रैंडमा मर गई। तो बाकी सब लोग नदीम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि आखिर ये किस तरीके का गोला है। तो नदीम कहता है कि हम दोनों की आपस में कुछ बनती नहीं थी। अब ये सारे लोग एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि ब्रास और कॉपर की बहुत मोटी शील्ड से बना हुआ था, एक तरीके का ऐसा जेल जिसके अंदर गोस्ट को पकड़ के रखा जाएगा। अब यहाँ पे इन्हें बहुत एंटिक चीजें मिलती है, जैसे कि दो बड़े बड़े से सींग मिलते हैं, साथ ही में कॉपर और ब्रास का बना हुआ एक शील्ड भी मिलता है, और साथ ही में एक ऐसी छड़ी जिसके ऊपर उस गोले को रखा गया था। साफ पता चल रहा था कि जो नदीम की दादी है उन्होंने इतने बड़े मॉन्स्टर को इतने सालों तक संभाल के रखा था, और अब ये नदीम की जिम्मेदारी थी कि उसे इस मॉन्स्टर को किसी को देना नहीं है, लेकिन उसने तो इसे बेच दिया और गलती से एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो मॉन्स्टर कहीं बाहर ना जाए। यहाँ दूसरी तरफ फीबी और डॉक्टर रे भी एक साथ में थे और उन्हें भी इस बॉल को अच्छी तरीके से पढ़ना था, उसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई थी। डॉक्टर रे जानते थे कि उन्हें किन के पास में जाना है। पॉडकास्ट भी इनके साथ में ही चला जाता है। ये तीनों ही एक लाइब्रेरी में जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जब नदीम के ऊपर एक ऐसी मशीन को चलाया जाता है जिससे कि आप गोस्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर गोस्ट है या नहीं है, तो नदीम उसमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। तभी यहाँ पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं। गाइस, इन्हें हमने पहले की मूवीज में भी देखा था, और वो डॉक्टर नदीम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बार बार में नदीम को गुस्सा दिला रहे थे। असल के अंदर वो एक तरीके का सॉर्सरर था जिसके अंदर पावर्स थी और वो पावर्स को इधर उधर कर सकता था। वो एक फायर मास्टर था जो कि सालों से चलते हुए आ रहे हैं। कह सकते हैं कि वो उन्हीं का वंशज था, क्योंकि अगर वो गुस्सा होता तो उससे पीछे की फ्लेम बढ़ती जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर रे फीबी और पॉडकास्ट के साथ में लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गए थे। लाइब्रेरियन का नाम डॉक्टर ह्यूबर्ट था। ह्यूबर्ट जैसे ही उस बॉल की पिक्चर देखता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आखिर अब इन बच्चों को इन्हें क्या स्टोरी सुनानी है। वो इन तीनों को एक सीक्रेट बेसमेंट के अंदर ले जाता है जहाँ पे एक अलग ही तरीके की लाइब्रेरी बनी थी, जहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ था। लेकिन अभी बात यहाँ इस गोले की आ रही थी। इससे रिलेटेड चीजों के लिए वो एक बुक निकालते हैं और फिर एक स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। आज से हजारों यानी कि 4000 साल पहले एक राजा हुआ करता था और उसका एक दास हुआ करता था। कह सकते हैं कि जो उसके साथ में रहा करता था, उसका काम किया करता था। इस मॉन्स्टर का नाम गाराका था। गाराका उस राजा के लिए सारी चीजें करता था। वो राजा हर एक वॉर के अंदर फेमस था क्योंकि उसने 7 बड़े बड़े सेनाओं को भी हराया था। राजा को कुछ टाइम बाद में फील होने लगा कि जो गाराका मॉन्स्टर है वो उसे आगे जाके डिच न कर दे या फिर उसी पे अटैक न कर दे। इसी के कारण राजा ने उसे बर्बाद करने के बारे में सोचा। अपने कई सारे साथियों को बुलाया, कई सारे सॉर्सरर्स को बुलाया और उसके बाद में उसके सींग वगैरह तुड़वा दिए और उसे कैद करने के बारे में सोचा। तब गाराका भड़क गया और उसने सोचा कि उसने राजा का जब कुछ नहीं बिगाड़ा तो फिर आखिर वो ये चीज क्यों सहेगा। उसने मुर्दों की एक दुनिया बना ली, जितने भी मुर्दे थे उन सबको जिंदा कर दिया। लेकिन फिर राजा ने फायर मास्टर को बुलाया, यानी कि उस वक्त के सॉर्सरर, कह सकते हैं कि गोस्ट बस्टर, और उन्होंने ब्रास और कॉपर से मिलने वाली शील्ड की एक बॉल बनाई और उसके अंदर गाराका को कैद कर लिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 1904 में कुछ अमीर लोगों का एक ग्रुप था और उन गधों ने सोचा कि वो भी इस मॉन्स्टर को आजाद कर देते हैं, जिससे कि ये सारे लोग मिलके उस मॉन्स्टर के ऊपर कब्जा करेंगे और जैसा वो चाहेंगे वैसा वो मॉन्स्टर कर देगा। लेकिन सारी चीजें बर्बाद हो गई। लेकिन जैसे उस मंत्र को बचाया गया जिससे कि वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाए, तो वहाँ पे एक साथ में इंसानों से भरा हुआ पूरा हॉल जम गया। अच्छा हुआ कि सही टाइम पे वो बॉल बंद हो गई, नहीं तो वो मॉन्स्टर आजाद हो जाता और आज हम में से कोई भी नहीं बचता। गाइस, ये वही सीन है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि 1904 का सीन। अब जैसे ही वो मंत्र प्ले होना शुरू होते हैं तभी यहाँ पे पॉजेस्ड गोस्ट आ जाता है, जो कि उस वॉइस को एक डस्टबिन की थैली में पैक करके यहाँ से ले जाता है। अगर वो वॉइस बाहर निकल गई तो ये गाराका का जो मॉन्स्टर था वो भी आजाद हो जाएगा। सब लोग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। बाहर जाकर वो मॉन्स्टर एक शेर के अंदर बदल जाता है और इवन डॉक्टर रे के ऊपर भी अटैक करने वाला था। लेकिन सही टाइम पे फीबी ने गाड़ी के अंदर प्रोटॉन गन रखी हुई थी, उसे चला दिया और उस शेर को मार दिया। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारी तबाही हो गई और शहर के जितने भी पुलिस वाले थे उन सब ने फीबी को अरेस्ट कर लिया था। अब तो यहाँ पे मेयर पहुंच गया था, जो कि इन सारे गोस्ट बस्टर के काम को बंद करवा देता है, रुकवा देता है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। और इन सब चीजों के पीछे की वजह फीबी को बताई जाती है। फीबी यहाँ पे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी माँ कैली और उसका बॉयफ्रेंड ग्रे बिल्कुल बात नहीं समझता और फीबी को इन सब चीजों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन यहाँ पे बाकी के जो डॉक्टर्स थे उन सब लोगों को तो ये चीजें समझ में आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सबको पता था कि फीबी बहुत ज्यादा अपसेट है और शायद वो कहीं चली भी गई है। ग्रे को भी लग रहा था कि शायद वो कैली के बच्चों को कभी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन अब उन्हें काम तो करना था और एज सून एज पॉसिबल इस गोस्ट से भरी हुई जेल को भी खाली करना था। यहाँ पे नदीम आता है और नदीम इन सारी चीजों को देखता है। नदीम को इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हें शायद उस ब्रास की गोली को कभी बेचना ही नहीं चाहिए था, बल्कि तुम तो उसके प्रोटेक्टर हो। लेकिन तुम्हें ये भी बात पता होनी चाहिए कि तुम एक फायर किंग हो और तुम्हें इन चीजों को समझना पड़ेगा, तुम्हें इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर आजाद हो गया तो तुम ही हो जो कि उसे लड़ सकते हो। नदीम को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर उसके साथ में क्या बातें की जा रही है। जब उसे बिठाया जाता है और कहा जाता है कि प्रैक्टिस करो, तो नदीम जैसे अपने फिंगर हिलाता है तो वैसे ही लाइटर की फ्लेम भी इधर उधर होने लग जाती है और तब जाके नदीम को विश्वास होता है कि सच में वो एक फायर मास्टर है। यहाँ पे ग्रे कैली की बेटी यानी फीबी से बात करने के लिए आता है और उसे समझाने लगता है कि तुम बेस्ट हो, तुमने जो भी किया है वो सब नादानी में किया होगा और तुम जो भी करोगी आगे जाके वो बेस्ट ही होगा, मैं तुम्हारे साथ में हूँ।
हूँ, लेकिन फीबी तो यहाँ पे अपनी फ्रेंड मेलोडी से मिलने के लिए चली जाती है और उसे कहती है कि काश मैं भी एक गोस्ट होती तो मैं तुमसे मिल पाती। अब यहाँ पे फीबी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो अपने साथ में मेलोडी को उसी लैब के अंदर ले आती है और बताती है कि मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, यहाँ पे मेरी बॉडी के पार्टिकल्स एक अलग ही जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए गोस्ट में बदल सकती हूँ, मेरी सोल अलग हो जाएगी और शायद तब हम दोनों एक ही डायमेंशन में मिल पाएंगे। यही तो मेलोडी का प्लान था। फीबी यहाँ पे खुद को मार देती है जान से और खुद के सोल को 2 मिनट के लिए बाहर निकाल देती है। अब जो गाराका था उसे एक सोल की ही जरूरत थी और साथ ही में एक इंसानी बॉडी की भी जरूरत थी। गाराका ने फीबी की सोल के ऊपर कब्जा कर लिया था और अब यहाँ पे फीबी जो थी वो चैंट करना शुरू करती है, यानी कि मंत्र बोलना शुरू करती है और उसकी जो असली वाली बॉडी थी वो भी बोलना शुरू कर देती है। इस चक्कर के अंदर जो गाराका एक बॉल के अंदर बंद था ब्रास की, वो आजाद हो जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। हर जगह एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। फीबी पूछती भी है मेलोडी से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। मेलोडी कहती है कि मुझे ऐसा जबरदस्ती करना पड़ा, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। फीबी उसे समझाती है कि ये तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। इतनी देर में यहाँ पे लकी आ जाती है जो कि प्रोटॉन गन से उसके ऊपर अटैक भी करती है, लेकिन गाराका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो प्रोटॉन गन के चिथड़े उड़ा देता है। अब पूरा शहर फ्रोज होना शुरू हो जाता है, हर जगह बर्फ ही बर्फ आ जाती है। गाराका सबसे पहले पहुंच जाता है नदीम के घर में, जहाँ पे उसे अपने हॉर्न वापस से चाहिए थे और वो अपने हॉर्न को वापस से लेके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। पूरा शहर ठंड के अंदर बदलना शुरू कर देता है, हर जगह बड़े बड़े से आइस के पार्टिकल्स निकल जाते हैं। लोग बस कैसे तैसे करके अपनी जान बचा रहे थे। अब यहाँ पे गोस्टबस्टर की सारी टीम पहुंच चुकी थी और अब जब उन्हें पता चलता है कि फीबी भी बेचारी इतनी बड़ी मुसीबत से निकली है तो वो फीबी के भी साथ में थे और उसे अब कोई भी नहीं डांटता है। लेकिन जब ये अपने घर पे पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पास तो कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी की सारी प्रोटॉन गन को सील कर दिया था, लेकिन फिर भी इनके पास में बैकअप प्लान था। ये लोग अपने लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ से अपनी सारी चीजों को निकालते हैं। सब रेडी हो गए थे इस बड़े से मॉन्स्टर गाराका से लड़ने के लिए। जो पुरानी मूवीज के गोस्टबस्टर्स थे वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ट्रेवर और लकी ऊपर टेरिस पे चले गए थे, लेकिन वो इतने बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऊपर हद से ज्यादा ठंड थी। इसी के कारण उन दोनों को भी नीचे बुला लिया जाता है। यहाँ पे अब फीबी को पता चलता है कि अगर वो प्रोटॉन गन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो वो जरूर ब्रास और कॉपर से कंट्रोल हो पाएगा अगर उनके सप्लीमेंट्स को लिक्विड के अंदर बदल दिया जाएगा और फिर प्रोटॉन के साथ में मिला दिया जाएगा, तो उससे निकलने वाला अटैक जरूर गाराका को कंट्रोल कर सकता है। इसी के कारण वो उस काम के अंदर लग जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ लार्स भी बाकी लोगों के साथ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए निकल गया था, लेकिन यहाँ पे दूसरी पजेस्ड जो गोस्ट थे वो इन सब के ऊपर अटैक कर रहे थे। वही छोटा सा गोस्ट जिसने उस मंत्र को भी चुराया था वो यहाँ पे सबके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन सही टाइम पे यहाँ नदीम पहुंच जाता है और उसने ट्रेवर की जान बचा ली थी। उसने पूरी की पूरी फ्लेम को ही दूसरी तरफ कर दिया था। तभी यहाँ पे ट्रेवर के घर में रहने वाला गोस्ट आ जाता है, जो कि दूसरा गोस्ट जो कि पिज्जा में बदल गया था उसे खा जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि फीबी मेलोडी से बात करती है और उसे समझाती भी है कि तुम गाराका का साथ मत दो, वो तुम्हें कभी भी अपने डायमेंशन में नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन मेलोडी बात नहीं मानती है। यहाँ पे गाराका अब सीधा इसी जगह पे पहुंच गया था, यानी कि इन सारे लोगों को भी मारने के लिए पहुंच गया था। लेकिन गाराका ने सबसे पहले जो फायर हाउस के अंदर एक बड़ा सा पंप था जिसके अंदर बहुत सारे गोस्ट थे उसके ऊपर अटैक किया और उसे ही तोड़ दिया, जिससे कि जितने भी गोस्ट अब तक यानी कि 200 सालों से इकट्ठे किए गए थे वो सारे के सारे गोस्ट बाहर निकलना शुरू कर गए थे। यहाँ पे गोस्टबस्टर के जितने भी लोग थे वो सब गाराका के ऊपर अपनी प्रोटॉन गन से अटैक करते हैं, लेकिन वो गन तो एक ही दम से तोड़ दी थी गाराका ने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी यहाँ पे फायर मास्टर यानी कि नदीम पहुंच जाता है, लेकिन उसकी फ्लेम नहीं जलती है। अगर उस वक्त फ्लेम जल जाती तो शायद वो गाराका के ऊपर अटैक करता। अब तक सारे लोग फ्रीज हो चुके थे। तभी यहाँ पे फीबी आती है और अपनी गन से अटैक करना शुरू करती है। कई हद तक वो गाराका को मार भी चुकी थी, लेकिन गाराका के लिए अभी भी काफी नहीं था। उसे एक साथ में 2 चीजों से कंट्रोल करना था। फीबी भी जम गई थी, फ्रोजन हो चुकी थी। और तभी यहाँ पे मेलोडी आती है, उसके हाथ में अपनी ही माचिस का सोर्स था। जैसे ही वो आग जलाती है तो वो फायर मास्टर यानी कि नदीम के पास में आ जाता है। उसी आग से अब नदीम गाराका के ऊपर अटैक करता है। देखते ही देखते उस गर्मी से फीबी पिघल गई थी और वो अपनी प्रोटॉन गन चलाना शुरू करती है। बाकी उसके जितने घर वाले थे सारे फीबी की मदद करते हैं और अब सब मिलके गाराका के ऊपर बस अटैक ही करते जा रहे थे। आखिरकार गाराका को आग से और प्रोटॉन गन के अटैक से कैप्चर तो कर लिया गया था, लेकिन अब उसे इकट्ठा कैसे किया जाए। नीचे जो पुरानी गोस्टबस्टर्स की टीम थी वो अपने उसी पुराने जेल को एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो उसे स्टार्ट करते हैं तो गाराका अपने आप ही उस मशीन के अंदर कैद होना शुरू हो जाता है। आखिरकार वो लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है, यानी कि गाराका को कैप्चर कर लिया गया था। अब जो मेलोडी थी उसने भी अपना काम कर लिया था। इसी के कारण अब उसके पार्टिकल्स भी जाने लगते हैं दूसरे डायमेंशन के अंदर। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे मुक्ति मिल गई थी। वो फीबी को गुड बाय करती है और वहां से चली जाती है। अब ये सारे लोग जब बाहर आते हैं तो पूरा शहर इकट्ठा हो चुका था इनकी अप्रिसिएशन के लिए। सब लोगों को पता था कि अगर गोस्टबस्टर्स नहीं होते तो शायद आज ये पूरा शहर जम के मर जाता। अब जो यहाँ का मेयर था वो भी बाहर आता है और उसे ना चाहते हुए भी सबका सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो तो हमेशा इनके अगेंस्ट था। लेकिन अब फीबी के लिए ही उसे बोलना पड़ता है कि अगर फीबी नहीं होती और ये सारी टीम नहीं होती तो शायद ये पूरा शहर आज बर्बाद हो चुका होता। सब लोगों का इंटरव्यू होता है। ये सारे लोग स्टार बन चुके थे और अब इन सबके पास में काम भी था, क्योंकि काफी सारे गोस्ट बाहर जो निकल गए थे। तो एक बार ये फिर से अपनी पूरी टीम गोस्ट को पकड़ने के लिए निकल गई थी। साथ ही में ग्रे को भी अपना लिया गया था। अब ये दोनों बच्चे ग्रे को
को डैडी कहने लगे थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपना एक ट्रक लेके जा ही रहा था, लेकिन जो मार्शमैलो वाले छोटे छोटे गोश्त थे उन्होंने उस पूरे ट्रक को पोजेस्ट कर लिया था और वो गोश्त इस ट्रक को लेकर निकल गए थे। इसी के साथ गाइस ये बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।